Everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 11 third chapter Empire Across Three Continents. आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर तीन महाद्वीपों में फैले साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. These questions are very important for all competitive examinations and for 11th class examination. Very important MCQ type questions, so don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Okay, let's start today's video. The first question of this video is Rome is situated on the bank of which river? रोमन साम्राज्य में जो रोम सिटी था वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था? The options are Tigris, B Euphrates, C Tiber or D Danube. The correct answer is Rome is situated on the bank of river Tiber or Tiber. Next, second question. Roman Empire covered fertile crescent around the dash sea. Roman Empire जो एक सी के चारों तरफ थी उस सी का नाम बताइए. तो ऑप्शंस हैं आपके. फर्स्ट वन इज ब्लैक सी, बी कैस्पियन सी, सी रेड सी और डी मेडिटेरियन सी. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मेडिटेरियन सी. भूमध्य सागर के चारों तरफ ये रोमन एम्पायर फैला हुआ था जिसे फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है. थर्ड क्वेश्चन. नॉर्थ बाउंड्रीज ऑफ रोमन एम्पायर वाज बाउंडेड बाय. रोमन एम्पायर की नॉर्थ या उत्तरी सीमाएं कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी? ए सहारा डेजर्ट, बी राइन एंड डैन्यूब रिवर्स, सी कैस्पियन सी और डी स्पेन. तो नॉर्थ बाउंड्रीज ऑफ रोमन एम्पायर वाज बाउंडेड बाय रिवर राइन एंड डैन्यूब इन जर्मनी. ठीक है, जर्मनी तक ये सीमाएं फैली हुई थी जहां पर राइन और डैन्यूब नदियों तक विस्तृत थी. फोर्थ क्वेश्चन. सदर्न बाउंड्रीज ऑफ रोमन एम्पायर वाज बाउंडेड बाय. रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कहां तक विस्तृत थी? ए सहारा डेजर्ट, बी राइन एंड डैन्यूब रिवर, सी कैस्पियन सी एंड डी स्पेन. तो सदर्न बाउंड्रीज वर एक्सटेंडेड अप टू सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Which of the following empire was contemporary to Roman Empire? रोमन एम्पायर के समकालीन और कौन सा दूसरा एम्पायर था इनमें से? ए मंगोल एम्पायर, बी ईरानियन एम्पायर, सी टर्किश एम्पायर और डी खलीफेट. तो रोमन एम्पायर के कंटेम्प्रेरी या समकालीन था ईरानियन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question. Now, sixth question. The century which divided Roman Empire into early and late Roman Empire was. वह सदी जिसमें रोमन साम्राज्य जो है वो दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्ली प्रारंभिक और लेट रोमन एम्पायर. तो वो सेंचुरी कौन सी है? ए फर्स्ट सेंचुरी, बी सेकंड सेंचुरी, सी थर्ड सेंचुरी एंड डी फोर्थ सेंचुरी. The correct answer of this question is the third century was the dividing factor, the separating century which divides Roman Empire into early and late Roman Empire. फिर सेवन्थ क्वेश्चन. द लैंग्वेज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन रोमन एम्पायर. वह भाषा जो रोमन एम्पायर में प्रशासकीय कार्यों के लिए उपयोग में ली जाती थी वो भाषाएं कौन सी है? ए ग्रीक एंड हिब्रू, बी लैटिन एंड हिब्रू, सी ग्रीक एंड फ्रेंच, डी ग्रीक एंड लैटिन. तो रोमन एम्पायर में वैसे तो बहुत सारी मल्टी डाइवर्सिटी वाला ये एम्पायर था. बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी इस एम्पायर में, लेकिन for the administrative purpose Greek and Latin were used. Okay, so correct answer is option D, Greek and Latin. Eighth question. Which language was spoken by the upper class of Eastern Roman Empire? अच्छा, रोमन एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में लोगों द्वारा डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, और जो अपर क्लास थी मोस्टली वो ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करती थी. तो ईस्ट पार्ट के रोमन एम्पायर के भाग में कौन सी लैंग्वेज अपर क्लास द्वारा जो है मोस्टली यूज़ की जाती थी? लैटिन, बी स्पेनिश, सी ग्रीक और डी फ्रेंच. तो रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ ग्रीक लैंग्वेज जो है मोस्टली यूज़ की जाती थी अपर क्लास के द्वारा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय द अपर क्लास ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर. ठीक है, पश्चिमी रोमन एम्पायर में कौन सी भाषा अपर क्लास के लोगों द्वारा यूज़ की जाती थी? लैटिन, बी स्पेनिश, सी ग्रीक और डी फ्रेंच. तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जो भाषा अपर क्लास के द्वारा यूज़ की जाती थी दैट लैंग्वेज वाज लैटिन. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन. द रिवर विच सेपरेटेड रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर वॉज. वह रिवर जो रोमन और ईरानियन एम्पायर के एक तरह से सीमा निर्धारित करती थी, उस रिवर का क्या नाम था?
टिबर, बी यूफ्रेट्स, सी नाइल और डी टिग्रिस। तो ये जो रिवर थी वो थी मेसोपोटामिया या इराक की यूफ्रेट्स रिवर्स, जिसकी वेस्ट में रोमन एम्पायर था, ईस्ट में ईरानियन या पर्शियन एम्पायर था। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द थ्री मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के जो थ्री मेन प्लेयर्स थे उनमें से इनमें कौन नहीं था? प्रिंसिपेट, बी मिनिस्टर, सी सीनेट और डी आर्मी। तो रोमन एम्पायर के थ्री प्लेयर्स थे, प्रिंसिपेट, सीनेट और आर्मी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्टर्स। मंत्री इसमें शामिल नहीं थे। 12th क्वेश्चन, विच वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोफेशनल आर्मी। विश्व की पहली प्रोफेशनल आर्मी कौन सी थी? इनमें से ईरानियन, बी स्पेनिश, सी ग्रीक और डी रोमन। तो वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोफेशनल आर्मी, पेड आर्मी थी, वो थी रोमन आर्मी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, हु वाज अडॉप्टेड सन ऑफ ऑगस्टस। ऑगस्टस का जो है दत्तक पुत्र कौन था? गोद लिया हुआ पुत्र इनमें से कौन था? ए गैलिनियस, बी कॉन्स्टेंटाइन, सी टिबेरियस और डी जूलियस। तो जो ऑगस्टस का नेक्स्ट हायर था टिबेरियस, वो उसका अडॉप्टेड सन था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट अमोंग दोज थ्री सिटीज विच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वास्ट रोमन एम्पायर। इनमें से कौन सा वह शहर नहीं था जिसके द्वारा इस बहुत विस्तृत रोमन साम्राज्य के प्रशासन को चलाया जाता था? कार्थेज, बी कायरो, सी अलेक्जेंड्रिया और डी एंटियोक। तो कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक वो तीन शहर थे जहाँ से रोमन साम्राज्य का प्रशासन चलाया जाता था, प्रोविंसेस वाला, और कायरो इसका पार्ट नहीं था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अर्बन सेंटर विथ इट्स ओन dash city council and a territory containing villages under its jurisdiction was considered as city in Rome. संयुक्त परिवार की व्यवस्था होना, बी स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली, दासों को भी परिवार का सदस्य मानना, सी एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स, जो वयस्क संतानें पुत्र होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, डी इट वाज एक्सेप्शनल फॉर द एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता था कि जो एडल्ट सन होते थे वो भाइयों के साथ जो है कॉमन हाउस होल्ड को शेयर करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए ऑप्शन है जो वो सही नहीं लग रहा है, बी सही है, स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली, सी भी सही है, एडल्ट सन्स डिडंट लिव विद देयर पेरेंट्स, और डी भी सही है, इट वाज एक्सेप्शन फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड। ए सही नहीं लग रहा है क्योंकि देयर वाज प्रिवलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, नॉट जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली व्यवस्था वहाँ पर प्रचलन में नहीं थी, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन रोमन एम्पायर। इनमें से कौन सा रोमन एम्पायर में महिलाओं की स्थिति से संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है वो सेंटेंस हमें बताना है। ए, वुमेन रिमेन्ड प्राइमरी हायर टू फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। विवाह के उपरांत भी जो महिलाएं होती थी वो अपने पिता की संपत्ति में प्राथमिक हिस्सा रखती थी या उत्तराधिकार उन्हें मिलता था। बी, वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय द हस्बैंड, वाइव्स वर इवन बीटन अप बाय देयर हस्बैंड्स। वुमेन जो है वो हस्बैंड्स के डोमिनेशन में रहती थी और यहाँ तक कि पत्नियों को पतियों द्वारा पीटा भी जाता था। सी, डिवोर्स वॉज नॉट ईजी फॉर बोथ मैन एज वेल एज वुमेन। डिवोर्स जो है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ही जो है ईजी नहीं था। और डी, दे वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 30s। वुमेन्स जो है यहाँ पर लेट 20s और अर्ली 30s में उनका विवाह होता था। तो यहाँ पर अगर इन ऑप्शंस को एनालाइज करें तो जो वुमेन है उनको मैरिज के बाद भी उनके फादर्स की प्रॉपर्टी में राइट होता था। वुमेन जो है उनके हस्बैंड के डोमिनेशन में रहती थी और यहाँ तक कि उन्हें पीटा भी जाता था, ये भी सही है। फिर दे वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 30s, ये भी सही लग रहा है। लेकिन ये जो डिवोर्स वॉज नॉट ईजी, ठीक है, डिवोर्स वहाँ पर ईजी था। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, नॉट जो है वो यहाँ गलत है। डिवोर्स वॉज ईजी फॉर बोथ मैन एज वेल एज वुमेन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 19 का क्वेश्चन सी option is correct answer. 28th question, there was a wall in dash which carried advertisement and graffiti which indicates high level of casual literacy. इस रोमन एम्पायर के एक शहर में, जो कि नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, उनमें से एक शहर में एक ऐसी दीवार मिली है जिसके ऊपर विज्ञापन और ग्राफिटी जो है
वो लिखी गई थी। और यह इंगित करता है कि रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा जो है कैजुअल लिटरेसी जो है साक्षरता, उच्च दर की साक्षरता प्रचलन में थी। अब वो सिटीज़ जहाँ ये मिली है, ऑप्शन ए पोम्पई सिटी, बी कार्थेज, सी अलेक्जेंड्रिया और डी रोम। तो ये जो वॉल मिली है वो पोम्पई सिटी में मिली है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पोम्पई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है रोमन एम्पायर की लिटरेसी को जानने का। क्वेश्चन नंबर 21, द रोमन एम्पायर इंक्लूडेड रीजन्स दैट हैड अ रेपुटेशन फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। रोमन एम्पायर का वह क्षेत्र जो अपनी एक्सेप्शनल फर्टिलिटी या उपजाऊपन के लिए जाना जाता था, कौन सा क्षेत्र था जो बहुत अधिक उपजाऊ था? इसमें ए कॉम्पनिया, बी अल्जीरिया, सी रोम और डी ग्रीस। तो रोमन एम्पायर का वो क्षेत्र जो था वो था कॉम्पेनिया। Option A is the correct answer, which had a reputation of exceptional fertility. Then question number 22, why most of the time free labor was used in Roman Empire instead of slaves? Roman Empire में generally slaves की जगह free labor का जो है mostly use किया जाता था। Why? ऐसा क्यों किया जाता है? दासों की जगह फ्री लेबर को लोग क्यों यूज करते थे? ए, स्लेव्स वर लेजी, स्लेव्स आलसी होते थे। बी, स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली, स्लेव्स को फैमिली में माना जाता था इसलिए उनसे काम नहीं कराया जाता था। सी, स्लेव्स हैड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड एंड मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर विच प्रूव्ड एक्सपेंसिव। स्लेव्स को साल भर जो है खाना और दूसरी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती थी साल भर के लिए, और इस वजह से वो बहुत महंगे हो जाते थे। डी, फ्री लेबर्स डू मोर वर्क, और चौथा जो है कि जो फ्री लेबर्स होते थे वो ज़्यादा काम करते थे। तो यहाँ पर रोमन एम्पायर में फ्री लेबर का ज़्यादा यूज़ करने का कारण था कि स्लेव्स को अफोर्ड करना बहुत महंगा पड़ता था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्हें साल भर खाना खिलाना और उनकी सारी व्यवस्थाएं जो है मालिक को ही करनी होती थी, और उसके बदले में उनसे काम कराना जो है ज़्यादा महंगा लगता था, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन, फॉर अ बेटर सुपरविजन द स्लेव्स वर ग्रुप्ड इनटू गैंग्स ऑफ हाउ मेनी इन रोमन एम्पायर। दासों के अच्छे सुपरविजन के लिए, निरीक्षण के लिए इनको जो है एक समूह में बांट दिया जाता था। कितने स्लेव्स के समूह में बांटा जाता था ये हमसे पूछा गया है रोमन एम्पायर में। 20, बी 10, सी 15 और डी 25। तो रोमन एम्पायर में दासों के अच्छे सुपरविजन के लिए उनको 10 दासों के समूह में बांटा जाता था। ऑप्शन बी 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर 24, ट्रांस वुमेन्स वॉज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ मॉडर्न अल्जीरिया। मॉडर्न अल्जीरिया का वो क्षेत्र जहाँ पर ऋतु प्रवास बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था इस रोमन एम्पायर में, वो मॉडर्न अल्जीरिया जो है उसका उस समय नाम क्या था ये हमें बताना है। तो मॉडर्न अल्जीरिया वॉज नोन एज न्यूमीडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। न्यूमीडिया आपको याद रखना है मॉडर्न अल्जीरिया के लिए रेफर होता था, और इस क्षेत्र में ट्रांस वुमेन्स प्रचलन में था। ट्रांस वुमेन्स मीन्स ऋतु प्रवास, ऋतुओं के अनुसार लोगों का अपना रहने का स्थान बदलना। यहाँ पर जनरली पैस्टोरलिज्म जो है वो किया जाता था, जानवर भेड़ बकरियाँ पाली जाती थी और उसके साथ लोग जो है मूव करते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। तो न्यूमीडिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन नंबर 25, हु क्रिटिसाइज द मेथड ऑफ सुपरविजन ऑफ स्लेव्स इनटू गैंग्स। किसने जो है दासों के समूह के रूप में विभाजन द्वारा उन पर निरीक्षण करने के कार्य को गलत माना है? प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी प्लिनी और डी ऑगस्टस। तो जो ये गैंग्स में सुपरविजन करना दासों का, उस मेथड को प्लिनी जो है, प्लिनी द एल्डर जो था उसके द्वारा गलत माना गया है, क्रिटिसाइज किया गया है उसके द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, द रेजिम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस द एम्परर इन डैश वॉज कॉल्ड द प्रिंसिपेट। तो जो साम्राज्य ऑगस्टस द्वारा स्थापित किया गया था जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता है पहले एम्परर द्वारा, ऑगस्टस द्वारा, वो कब स्थापित किया गया? 47 BC, 27 BC, 247 BC और 27 CE। तो रोमन साम्राज्य जो ऑगस्टस द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता है, वह स्थापित किया गया था 27 BCE में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन, पैक्स रोमना वर्ड मीन्ड। पैक्स रोमना किसे कहा जाता है? ए रोमन पैक्ट, बी रोमन पीस, सी रोमन प्रॉस्पेरिटी और डी नन ऑफ दीज। तो पैक्स रोमना वर्ड का मीनिंग होता है रोमन पीस। द पीरियड ऑफ ऑगस्टस एंड आफ्टर ऑगस्टस, जो 2 सेंचुरी, फर्स्ट 2 सेंचुरी का जो पीरियड है रोमन एम्पायर में, इट वॉज कॉल्ड एज पैक्स रोमना और द पीरियड ऑफ पीस।
ओके, 27 का बी करेक्ट आंसर होगा। शांति का युग से कहा जाता है। पैक्स रोमना मीन्स रोमन शांति का समय, जो कि फर्स्ट 2 सेंचुरीज में था। 28 क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ पैक्स रोमना वॉज। ओके, अभी जो हमने डिस्कस किया था वही इसमें पूछा गया है कि पैक्स रोमना या रोमन शांति का जो पीरियड था वो कौन सी सेंचुरीज में था। ए फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी सीई, बी फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी बीसीई, सी थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी बीसी, एंड डी थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑगस्टस के बाद की जो 2 सेंचुरीज है, फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी सी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैक्स रोमना या रोमन पीस इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर। ये पिक्चर में जो आपको आर्टिकल दिखाया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज दिस? ए फ्लावर पोट, बी मोसैक, सी चाइना पॉटरी और डी एम्फोरा। तो दिस इज एम्फोरा। एम्फोरा इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड मेटेरियल लाइक ऑयल और वाइन, ओलिव ऑयल और वाइन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोमन एम्पायर में इन एम्फोरा जो है इनका यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू टैसिटस इन रोमन हायरार्की हु वर एट द टॉप। टैसिटस के अनुसार रोमन सोसाइटी में इनमें से कौन सबसे उच्च स्तर पर था, जिसका किसका सबसे हाईएस्ट स्टेटस माना जाता था। ए इक्वेस्ट्रियन क्लास, बी ह्यूमिलोर्स, सी सीनेटर्स और डी मिलिट्री कमांडर्स। तो अकॉर्डिंग टू टैसिटस सीनेटर्स वर एट द टॉप इन रोमन हायरार्की। सीनेटर्स को सबसे उच्च स्थान इसमें दिया गया था। और सीनेटर्स वर द पीपल सेलेक्टेड और फ्रॉम द वेल्दी फैमिलीज ऑफ रोम एंड इटली। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सीनेटर्स वर एट द टॉप इन रोमन हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू ओलंपियोडोर्स, a historian of the early 5th century, the aristocracy based in the city of Rome received annual income up to how many pounds of gold from their estates? ओलंपियोडोर्स के अनुसार, जो कि 5th सेंचुरी के इतिहासकार हैं, रोमन एम्पायर का जो धनी वर्ग था वह अपने एस्टेट से कितने हजार पाउंड जो है वो सोने के बराबर जो है इनकम या आय प्राप्त करता था। ए 5,000 पाउंड्स, बी 10,000 पाउंड्स, सी 1,000 पाउंड्स और डी 4,000 पाउंड्स। तो ओलंपियोडोर्स के अनुसार ये जो था वो था 4,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, 4,000 पाउंड सोने का जो है इनकम हर मैक्सिमम जो है वेल्दी और एरिस्टोक्रेट्स को रोमन एम्पायर में अपनी एस्टेट से होती थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 32nd क्वेश्चन, द सीनेटर्स इन रोमन एम्पायर वर इलेक्टेड फ्रॉम द वेल्दी फैमिलीज ऑफ। रोमन सीनेटर्स जो होते थे वो कौन से धनी परिवारों, कौन से क्षेत्र के धनी परिवारों में से इलेक्ट किए जाते थे। रोम एंड ग्रीस, बी ग्रीस एंड इजिप्ट, सी रोम एंड इटली और डी जर्मनी एंड रोम। तो करेक्ट आंसर इसका होगा कि सीनेटर्स वर मोस्टली फ्रॉम रोम एंड इटली। ठीक है, वेल्दी फ्रॉम फैमिलीज ऑफ रोम एंड इटली के जो लोग होते थे वही सीनेट के मेंबर जनरली होते थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now we move on to the next question, that is 33rd. Who started a new denomination of gold named as solidus? solidus नाम का जो नया सिक्का है या नई मुद्रा है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन से आपके सामने गैलिनस, बी ऑगस्टस, सी टिबेरियस और डी कॉन्स्टेंटाइन। तो सोलिडस नाम का जो 4.5 ग्राम का सिक्का था वो स्टार्ट किया गया था कॉन्स्टेंटाइन द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इनोवेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टेंटाइन? कॉन्स्टेंटाइन द्वारा इनमें से कौन सा नया परिवर्तन नहीं किया गया था? ए ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिनोमिनेशन द सोलिडस, अ कॉइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉन्स्टेंटाइन नहीं किया था, तो ए इज द करेक्ट। बी ही फाउंडेड अ सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल, उसने एक नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में बनाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। सी he decided to Christianity as the official religion of the empire, उसने ये डिसाइड किया गया था कि ईसाई धर्म को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाया जाए, तो उसने ही किया था ये भी सही है। ऑप्शन डी ही फ्रीड स्लेव्स फ्रॉम स्लेव बॉन्डेज, उसने स्लेव्स को स्लेव जो बॉन्ड होते थे उनसे फ्री कर दिया था। तो डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी जो है करेक्ट नहीं है, वो कॉन्स्टेंटाइन द्वारा किया गया इनोवेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके,
नेक्स्ट 35th क्वेश्चन है, लेट एंटिक्विटी वॉज अ पीरियड फ्रॉम विच सेंचुरी टू विच सेंचुरी इन रोमन एम्पायर। लेट एंटिक्विटी कौन से पीरियड को रोमन एम्पायर में माना जाता है? ए फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी, बी फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी, सी थर्ड टू सेवन सेंचुरी और डी फोर्थ टू सेवन सेंचुरी। तो लेट एंटिक्विटी जो है फोर्थ टू सेवन सेंचुरी, लेट रोमन एम्पायर जो है थर्ड सेंचुरी के बाद स्टार्ट होती है, यानी फोर्थ टू सेवन सेंचुरी के पीरियड को लेट एंटिक्विटी कहा जाता है। 36 क्वेश्चन, द एम्परर हु अबंडेंट टेरिटरीज विथ लिटिल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। रोमन एम्पायर का वह कौन सा शासक था जिसने उन सारे एरियाज को अपने साम्राज्य से निकाल दिया था जिनका जो है स्ट्रेटेजिक और आर्थिक इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है, नीतिगत और आर्थिक इंपॉर्टेंस नहीं थी ऐसे एरियाज को जिसने एबंडन किया था। वो रूलर कौन सा था? गैलिनस, बी ऑगस्टस, सी डाइक्लोशियन और डी कॉन्स्टेंटाइन। तो वह एम्परर था डाइक्लोशियन। Diocletian was the emperor who abandoned territories with the little strategic and economic importance. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके, दो दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।